एक बच्चा जिसके हाथ में है एक डिमोनिक सोर्ड, एक पास्ट लाइफ का सच और एक फ्यूचर जो पूरी दुनिया हिला देगा। स्वागत है आपका एनिमे लोर हिंदी पर। ये रॉयल मैजिक एकेडमी का एलिमेंटल टेस्ट है, एक ऐसा एग्जाम जो हर स्टूडेंट की एलिमेंटल एबिलिटी और उस पर कंट्रोल को डिसाइड करता है। टेस्ट स्टार्ट होता है और खुद एम्परर की बेटी रिवील करती है अपनी लाइट एलिमेंटल एबिलिटी 52%। नेक्स्ट आता है सेथ, जो एकेडमी के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। उसका रिजल्ट दिखाता है सैंड एलिमेंट पर 71% कंट्रोल। लेकिन जैसे ही सायान की बारी आती है, पूरा हॉल शॉक में फ्रीज हो जाता है। उसके पास है रेयर डार्कनेस एलिमेंट और वो भी एक शॉकिंग 92% के साथ। एकेडमी की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट स्टूडेंट भी ग्रेजुएशन के टाइम सिर्फ 88% तक ही पहुंच पाया था। टेस्ट के बाद सायान क्वाइटली अपने रूम की तरफ चला जाता है, लेकिन हॉलवे में 2 सीनियर स्टूडेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं। वो देखना चाहते हैं कि सायान असली में कितना स्ट्रांग है और साथ ही उसे बुली करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि सायान उनका वेट कर ही रहा था। उन्हें समझ आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका होता है। एक सिंगल किक में सायान उनमें से एक को दीवार पर जा पटकता है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा मेज इतनी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड रख सकता है? आंसर सिंपल है, पिछली जिंदगी में वो एक डेडली असैसिन था। कॉन्टिनेंट के सबसे टैलेंटेड नाइट स्क्वाड के सामने भी सायान वर्ट हार मानने से मना कर देता है। वो एक ड्यूक का बैस्टर्ड सन है और पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे खौफनाक असैसिन। जब से उसे याद है, उसके फादर ने उसे हमेशा एक ही काम दिया, अपने लेजिटिमेट भाई को सपोर्ट करना और क्लैन की इज्जत प्रोटेक्ट करना। इसी प्रोसेस में वो एशलवर के पावर में आने का हिडन कैटलिस्ट बन जाता है। हर ऑर्डर बिना सवाल के पूरा करता है, चाहे कितना भी गंदा काम क्यों ना हो। चाहे इंपीरियल सक्सेशन के स्ट्रगल में एशल की मदद हो, डीमन किंग आर्मी के इन्वेजन के टाइम राइवल्स का एलिमिनेशन हो, या पूरे कॉन्टिनेंट को यूनिफाई करने के लिए वॉर। लेकिन सालों की लॉयल्टी के बाद उसे सिर्फ बिट्रेयल मिलता है। उसका अपना भाई उसे सिर्फ एक गंदा असैसिन कहकर बदनाम कर देता है, जो फॉरबिडन मिस्ट पावर्स के साथ छेड़छाड़ करता था। इसी एक्सक्यूज का यूज करके एशल उसे मरवाने की साजिश रच लेता है। इतना सब सैक्रिफाइस करने के बाद ऐसे डिस्कार्ड होना सायान बर्दाश्त नहीं कर पाता। गुस्से में वो अपने भाई पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में खुद ही मर जाता है। एक चीप गिलगमेश कॉपी के सामने उसके पास कोई चांस नहीं होता। ये एंडिंग उसने कभी इमेजिन नहीं की थी। तब एक मिरेकल होता है। वो अपनी आंखें खोलता है और खुद को पास्ट में वापस पाता है। और सबसे पहला चेहरा जो वो देखता है वो है एमिली, वो मेड जिसे उसने 20 साल से नहीं देखा था। वो रूम को स्कैन करता है। ये डेफिनेटली पास्ट है। उसे ये मोमेंट क्लियरली याद है। ये 27 साल पहले का टाइम है, ईयर 985, एकेडमी ज्वाइन करने से 1 साल पहले। हर साल डची एक ट्रेनिंग डुएल होस्ट करती है और इस साल ड्यूक वर्ट यानी उनके फादर खुद मैच देखने वाले हैं। आज का ओपोनेंट है उसका हाफ ब्रदर क्रैन वर्ट। दोनों सेम एज के हैं, लेकिन क्रैन ड्यूक की वाइफ का बेटा है, इसलिए सारा अटेंशन उसी को मिलता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि सायान किसी और औरत से पैदा हुआ था, सब कुछ अलग हो गया। इस डुएल के बाद वो फैमिली का मजाक बन जाता है। इसी मैच के बाद उसके फादर उसे एक्नॉलेज करना भी छोड़ देते हैं। मेड क्वाइटली उससे मना करती है कि पीछे हट जाए वरना चोट लग जाएगी, लेकिन वो उसकी बात इग्नोर करता है और अपना रेपियर निकाल लेता है। वेपन का वेट उसे शॉक कर देता है। उसकी स्ट्रेंथ सच में एक बच्चे जैसी ही है। ये कोई ड्रीम नहीं है, कोई इल्यूजन मैजिक नहीं चल रही। वो मान लेता है ये रियल है, वो वापस आ चुका है। क्रैन उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि अभी तक भागा क्यों नहीं। ड्यूक मैच स्टार्ट करने का सिग्नल देता है। क्रैन तुरंत अटैक करता है, लेकिन सायान उसकी मूवमेंट देख लेता है। अटैक स्लो है, बहुत स्लो। वो आसानी से डॉज करता है। रिस्ट का एक ट्विस्ट और ब्लेड साइड में चली जाती है। एक किक और क्रैन जमीन पर गिर जाता है। ड्यूक माइल्डली एंटरटेन्ड होता है, जबकि मार्गरेट हॉरर में देख रही होती है। एक सिंगल थ्रस्ट से मैच वहीं खत्म हो सकता था, लेकिन सायान रुक जाता है। जीतना काफी नहीं है। पिछली जिंदगी में क्रैन सिर्फ मजाक के लिए उसे सफर कराता था। अब जब अपर हैंड उसके पास है, तो वो उस घमंडी एटीट्यूड को पूरी तरह तोड़ना चाहता है। इस नई जिंदगी में वो किसी का सर्वेंट नहीं बनेगा। वो अपना रास्ता खुद कार्व करेगा, अपनी शर्तों पर। वो बार बार क्रैन के फेस पर किक करता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। नॉकआउट के थ्रू वो मैच जीत जाता है। डुएल के बाद उसे ड्यूक से मिलने के लिए बुलाया जाता है। एक हाई रैंकिंग नाइट उसे कॉरिडोर्स से ले जाता है। ऑफिस के पास पहुंचने से पहले वो मार्गरेट को बाहर आते हुए देखता है। उसके लिप्स पर एक क्रुकेड स्माइल आ जाती है। क्लियरली वो अपने प्रेशियस सन के लिए रैंट करके आई थी। वो कैजुअली पूछ लेता है कि क्रैन ठीक है। मार्गरेट गुस्से से भर जाती है और चिल्लाकर पूछती है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। वो उसे हवा की तरह इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। कहता है डुएल्स ऐसे ही होते हैं,
लेकिन मार्गरेट चुप रहने वाली नहीं होती। सबके सुनने लायक बोलती है कि इसी वजह से इललेजिटिमेट ब्रैट्स को रियल एयर्स जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। फिर वो उसकी माँ को इंसल्ट करती है, कहती है कि सायान को गलियों में भीख मांगनी चाहिए थी। ये बातें सायान के अंदर उतर जाती हैं। उसका जॉ टाइट हो जाता है। उसका गुस्सा शांत है लेकिन बहुत खतरनाक। एक सेकंड के लिए वो उसे मारने का सोचता है, लेकिन फिर एक बेटर प्लान चूज करता है, उसे धीरे धीरे तोड़ना। सायान उसे बताता है कि वो क्रैन के साथ एकेडमी ज्वाइन करेगा। मार्गरेट कंफ्यूज हो जाती है। तब सायान क्लियरली कहता है वो नहीं चाहेगी कि उसका बेटा ग्रेजुएशन के टाइम बिना हाथ पैर के हो। अब उसका फोकस सायान पर होना चाहिए। मार्गरेट आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन नाइट उसे रोक लेता है। मीटिंग अर्जेंट है, टाइम वेस्ट नहीं हो सकता। सायान एक लास्ट स्मर्क देता है और ड्यूक के चेंबर की तरफ चला जाता है। ऑफिस में जाकर वो फॉर्मल ग्रीटिंग देता है। मेमोरीज फ्लैश होती हैं, उसके फादर का चेहरा, और उन दोनों की 15 साल बाद फेस टू फेस मुलाकात होती है। मांगा एनिमे एक्सप्लेनेशन। ड्यूक विलियू वर्टीज विलास का एक बहुत ही पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड है, जिसे कई अलग अलग टाइटल से जाना जाता है। वो कॉन्टिनेंट का शील्ड कहलाता था। वो हीरो जिसने अपनी ओवरवेलमिंग मैजिकल पावर के दम पर सालों तक डीमन ऑनस्लॉट को रोके रखा। डीमन रेड के दौरान उसने ये बर्डन अपनी आखिरी सांस तक उठाया। उसकी जिंदगी का एक ही सपना था, पूरे कॉन्टिनेंट में शांति। लेकिन सियान उसे अलग नजर से देखता है। उसके लिए जो आदमी पूरी जिंदगी सिर्फ ड्यूटी का सर्वेंट बनकर जीता है, जबकि उसके पास चॉइस थी, वो सिर्फ एक फूल है। ड्यूक फॉर्मल ग्रीटिंग स्किप करता है और सीधा पॉइंट पर आ जाता है। वो कहता है कि जैसे ही क्रैन ने चार्ज किया, सियान ने तुरंत स्वॉर्ड की ट्रेजेक्टरी लॉक कर ली और डॉज कर लिया। फिर वो पूछता है, तुम्हें इतनी अच्छी स्वॉर्ड हैंडलिंग कब से आती है? सियान जवाब देता है कि वो हर रात चुपचाप खुद ट्रेनिंग करता था। ड्यूक क्लियरली उस पर डाउट करता है और कहता है कि उसने कभी भी स्वॉर्ड्समैनशिप में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर इतनी स्किल छुपाने की वजह क्या थी? सियान कहता है कि वो अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। ड्यूक को यह अजीब लगता है कि उसने क्रैन के अगेंस्ट बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं किया। वो पूछता है, क्या इतनी एग्रेशन सच में जरूरी थी? सियान कामली कहता है कि उसे कुछ प्रूव करना था कि वो क्रैन से बेटर है। सेम ब्लड लाइन होने के बावजूद ड्यूक के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो इंट्रीग्ड और एक्साइटेड हो जाता है जो उसने अभी सुना। सियान उसकी एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल चुका होता है। ड्यूक कहता है कि फ्यूचर में वो एशल के लिए एक पावरफुल और डिपेंडेबल एलाय बन सकता है। जैसे ही सियान एशल का नाम सुनता है, वो फ्रीज हो जाता है। अब जब वो एशल की असली रियलिटी जानता है, उसका सपोर्ट करना बिल्कुल एब्सर्ड लगता है। जैसे हमेशा होता आया है, ड्यूक की ऑब्सेशन एशल के लिए बिल्कुल नहीं बदली। वो अपने बेटे के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि रिवॉर्ड के तौर पर वो जो मांगेगा वो मिलेगा। यही मौका सियान यूज करता है एशल के बनाए हुए सब कुछ को तोड़ने का पहला वार करने का। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे बैटल फ्रंट पर भेज दिया जाए। अपने रूम में वापस आकर मेड ये सुनकर ऑलमोस्ट शॉक में आ जाती है। वो उसे पागल कहती है जो डीमंस और खतरनाक मॉन्स्टर से भरी जगह पर जाना चाहता है। वेलेस ड्यूटी चीफ एम्पायर का वेस्टर्न टेरिटरी है, इकलौता रीजन जो असली बैटल फ्रंट माना जाता है। यहां तक कि लेमिया वैली को भी फ्रंटलाइन कहा जाता है। ये एक ब्रूटल वॉर जोन है जो सदियों से डीमंस के खिलाफ लड़ रहा है। इसी वजह से उसके फादर एक कंडीशन रखते हैं। उसके पास 1 महीना है खुद को इतना स्ट्रांग बनाने का कि वो लामिया वैली जाने लायक हो सके। सियान को नहीं पता कि उसे एग्जैक्टली कितना स्ट्रांग बनना होगा, लेकिन एक बात क्लियर है, उसे अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज मैक्सिमम तक पुश करनी होंगी। इस वक्त वो अपनी एज के ज्यादातर बच्चों से कमजोर है, लेकिन उसके पास एक चीज है, पिछली जिंदगी से आई हुई कॉम्बैट इंट्यूशन, और उसके अंदर मैजिक का एक हल्का सा ट्रेस भी है। अगर वो अपना बॉडी बिल्ड कर ले तो शायद वो मैजिक का यूज कर सके। इसलिए ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होती है। अचानक एलिस रूम में घुस आती है। उसकी आवाज में गुस्सा भरा होता है। उसे ऑलरेडी पता चल चुका होता है सियान के बैटल फ्रंट जाने के प्लान के बारे में। वो उस पर चिल्ला पड़ती है, कहती है कि क्रैन के अगेंस्ट जीत उसके दिमाग पर चढ़ गई है। फिर वो कहती है कि रूफ टॉप पर मिलो, वो उसे टेस्ट करना चाहती है। अगर सियान 3 मिनट्स तक उसके सामने टिक जाता है तो वो उसे जाने से नहीं रोकेगी। सियान उसे शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि इस बात पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एलिस उसे कोल्डली शट डाउन कर देती है और पूछती है, तुम मेरी फैमिली लेगेसी के पीछे भाग रहे हो ना? तब सियान को सब समझ आ जाता है। वो समझ जाता है कि एलिस इतनी एग्रेसिव क्यों है, लेकिन उसे उसके फैमिली नेम से कोई लेना देना नहीं। क्रैन के साथ डुएल हुए अभी 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसका बॉडी अभी भी एग्जॉस्टेड है। लेकिन एलिस बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करती। वो अपनी ब्रॉड स्वॉर्ड के साथ फुल फोर्स में अटैक करती है।
सियान जस्ट टाइम पर रिएक्ट करता है और किसी तरह स्ट्राइक ब्लॉक कर लेता है। एलिस पीछे हट जाती है, शॉक में। एक 10 साल का लड़का रैपियर के साथ उसकी ग्रेट स्वॉर्ड को रोक गया। वो इसे सिर्फ लक मानकर इग्नोर कर देती है और फास्ट अटैक्स की बारिश कर देती है। सियान मुश्किल से सर्वाइव करता है, कुछ हिट्स भी खाता है, लेकिन फिर वो उसकी डिफेंस में एक वीकनेस देख लेता है। वो पैरी करता है, अंदर घुसता है और काउंटर अटैक करता है, सीधा उसकी गर्दन की तरफ। एलिस डॉज नहीं कर पाती, लेकिन लास्ट सेकंड पर सियान अपनी ब्लेड ट्विस्ट कर देता है और उसे बचने का मौका दे देता है। अगर वो ऐसा ना करता तो एलिस वहीं मर जाती। मिस्ड स्वॉर्ड टेक्निक रहम के लिए बनी ही नहीं थी। इसके ज्यादातर फॉग बेस्ड फॉर्म सिर्फ किलिंग के लिए होते हैं। होल्ड बैक करना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो। और अब सियान कंप्लीटली बर्नआउट होने लगता है। बॉडी जो नहीं संभाल पा रही, उसके लिए वो मैना फोर्स कर रहा है अपनी स्वॉर्ड के थ्रू, और अब वो बिल्कुल लिमिट पर पहुंच चुका है। एलिस चांटिंग के बीच में होती है, अपनी ब्लेड में अर्थ और विंड मैजिक फ्यूज करते हुए। सियान स्टांस ले लेता है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन देखकर यह क्लियर है कि वो ऑल इन जा रही है। सियान ब्रेस करता है, जानता है कि अगर वो हिट ब्लॉक करने गया तो सीधा कासल के बाहर जा गिरेगा। वो चार्ज करता है, सिर्फ एड्रेनलिन और ब्लाइंड फेथ के भरोसे, उम्मीद करता हुआ कि शायद बीच फाइट में उसका मैजिक अवेकन हो जाए। लेकिन उनकी ब्लेड्स टकराने से पहले ही नाइट उलन बीच में आ जाता है और दोनों को रोक लेता है। वो एलिस को डांटता है कि इतने छोटे बच्चे पर इतना ज्यादा जाना गलत है। रियलिटी तुरंत हिट करती है। एलिस ब्लिंक करती है और फिर अचानक सियान को हक कर लेती है। वो कांप रही होती है और रिपीटेडली माफी मांगती है। वो सिर्फ उसे बैटल फ्रंट पर जाने से रोकना चाहती थी। सियान समझ जाता है। वो जानता है एलिस कैसी है, जो भी करती है पूरी जान लगा देती है। उसकी बहन एक प्रोडिजी है, रॉयल एकेडमी में हर सब्जेक्ट में टॉप मार्क्स लाने वाली। उसकी खूबसूरती देखकर लोग उसे गॉब्स का ब्लेसेड चाइल्ड कहते थे। वो एक बार एशल के साथ ब्लो फॉर ब्लो लड़ चुकी थी कॉन्टिनेंट के गार्डियन टाइटल के लिए, लेकिन फिर सब कुछ टूट गया। वो नाइट्स ऑफ लाइट ज्वाइन करती है और वहीं मार दी जाती है। सियान उसे जोर से पकड़ लेता है और दिल ही दिल में कसम खाता है, इस बार वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। उनके इमोशनल मोमेंट के बीच एलिस उलन की तरफ देखती है। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। तुम ड्यूक के पर्सनल नाइट नहीं हो, फिर यहां क्या कर रहे हो जब ड्यूक वॉर के लिए निकल चुके हैं? नाइट जवाब देता है कि उसे ऑर्डर मिले हैं जब तक ड्यूक वापस नहीं आते सियान की गार्ड ड्यूटी करने के। ये क्वाइट मिशन है, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सियान ऑलरेडी ड्यूक के ऑफिस में उसकी प्रेजेंस फील कर चुका था, फिर भी उसे अजीब लगता है कि उसके फादर ने सब कुछ इतना सीक्रेट क्यों रखा। और इसी थॉट के बीच थकान अचानक से हिट करती है और वो उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाता है। वो हल्की सी स्माइल करती है और मन ही मन सोचती है, ये अभी भी सिर्फ एक बच्चा ही तो है। अगली सुबह वो एकेडमी वापस चली जाती है और सियान अपनी बॉडी ट्रेनिंग में लग जाता है। मुश्किल से 10 पुशअप्स कर पाता है, अभी भी कमजोर है और स्ट्रांग बनने की नीड हर दिन और तेज होती जा रही है। पिछले 2 हफ्तों से वो लगातार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। उसे अपनी पिछली जिंदगी की स्ट्रेंथ याद आती है। उसे कुछ चाहिए, कुछ भी जो काम करे। जब वो इस फ्रस्ट्रेशन के गड्ढे में डूब रहा होता है, मेड रूम में आती है एक मैसेज के साथ। उसकी बहन की तरफ से एक पैकेज आया होता है। अंदर होती है हेल हाउंड ब्लड की एक बॉटल, वही चीज जो उसने खुद मांगी थी। लामे वैली से आया हुआ एक रेयर मटेरियल, एक डिमोनिक बीस्ट का खून जो अपनी भयानक बदबू और जलती हुई टेस्ट के लिए फेमस है। लोग कहते हैं ये जहरीला होता है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से सियान सच जानता है ये परमानेंटली माना और फिजिकल पावर को बूस्ट करता है। मेड डर के मारे शॉक हो जाती है और पूछती है क्या वो सच में ये पीने वाला है। सियान शोल्डर्स श्रग करता है और कहता है, तुम्हारे खाने के बाद सरवाइव कर लिया तो ये तो चाय जैसा है, और पूरी बॉटल एक ही बार में पी जाता है। तेज गर्मी और पावर का रश उसके पूरे सिस्टम में फैल जाता है। उसके बाद वो कैजुअली कहता है कि वो थोड़ी देर वॉक पर जा रहा है। वो एक ऐसी जगह जाता है जो उसे अपनी पिछली जिंदगी से बिल्कुल क्लियरली याद है। वो पिछले 2 हफ्तों से इसी मोमेंट का वेट कर रहा था, एक ऐसा वक्त जब कोई उस पर नजर रखने वाला आसपास ना हो। सालों पहले एशल को गॉड ऑफ लाइट ल्यूमिनल से एक डिवाइन रेवलेशन मिला था। उस प्रोफेसी में पहाड़ों में छिपा हुआ एक एंशिएंट टेंपल बताया गया था। उस वक्त किसी ने बिलीव नहीं किया था, लेकिन बाद में वो जगह सच निकली, एक ऐसा जोन जहां माना हेवी कंसंट्रेशन में जमा होता है। इस टाइमलाइन में वो प्रोफेसी अभी हुई ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ सियान जानता है कि ये जगह एग्जिस्ट करती है। वो जमीन के पास झुकता है, हाथ से महसूस करता हुआ माना के थिक होने वाले पॉइंट को ढूंढता है।
फिर अपनी मैजिक चैनल करता है और टेम्पल का एंट्रेंस धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। वो टेम्पल के अंदर कदम रखता है और तुरंत महसूस करता है कुछ गलत है। ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं लग रही जैसे पहले थी। ये कभी गॉड ऑफ लाइट ल्यूमिनल को समर्पित एक पवित्र श्राइन हुआ करता था, लेकिन डेमन गॉड वॉर के दौरान जो 300 साल पहले हुई थी, इसकी हिस्ट्री मिटा दी गई। वो रुइंस के अंदर और आगे बढ़ता है। उसकी नजर एक ग्लोइंग सॉर्ड पर टिक जाती है जो टेम्पल के कोर में धड़क रही होती है। 999 बीएफ में फाउंडेशन से पहले इंसानियत ने आखिरकार डेमन किंग की फोर्सेस को वेलिस से भगा दिया था। डेमन्स की पावर इंसानों से काफी ज्यादा थी, लेकिन इंसानों को बचाव मिला गॉड्स वेपनरी के रूप में, एंशिएंट रेलिक्स जो पूरी बैटल का रुख बदल देते थे। उन्हीं में से एक थी डुरन डार्क, एक सेक्रेड ब्लेड जिसे खुद ल्यूमिनल ने ब्लेस किया था। इसी सॉर्ड को उस वॉर की जीत का मेन रीजन माना जाता है और फ्यूचर में यही वेपन उसकी मौत का कारण भी बनने वाली है जब ये सॉर्ड वर्ट एशल के हाथ में होती है। सियान अपना हाथ उस पर रखता है। जैसे एक्सपेक्टेड था, सॉर्ड बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। वो बिना सरप्राइज हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। एक पुरानी लेजेंड है, सॉर्ड की रोशनी से आगे बढ़ने पर एक अजीब सा शैडो दिखता है। पहली नजर में लगता है जैसे सॉर्ड की परछाई हो, लेकिन वो परछाई नहीं होती। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है, और ये अंधेरा असल में एक छिपा हुआ पैसेज होता है जो ऑल्टर के आगे से छिपा होता है, जो एक सीक्रेट चेंबर तक जाता है। वो उस पैसेज को फॉलो करता है और बीच रूम में एक सॉर्ड देखता है। उसकी आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं, जैसे किसी पुराने दोस्त से फिर से मिल रहा हो। वही ब्लेड, उसकी पिछली जिंदगी वाली तलवार। वो आगे बढ़ता है, हैंडल पकड़ता है और उसका नाम लेता है, काउम। सॉर्ड इंस्टेंटली सबमिट कर देती है। वो उसे कुछ बार घुमाता है, लेकिन उसकी मैजिक अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। लगता है अभी भी डीप हाइबरनेशन में है। फिर भी उसे दोबारा पाकर उसके अंदर खुशी जैसा एहसास भर जाता है। तब अचानक चेंबर में एक आवाज गूंजती है। वो पूछती है, क्या उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? क्या उसे पता है कि इस सॉर्ड में सील्ड डीमन को जगाने का क्या मतलब है? वो कहती है, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं है, और उसका बॉडी छीन लेने के लिए सीधा उस पर झपट पड़ती है। लेकिन पास आने से पहले ही सियान उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है वो बहुत ज्यादा रेकलेस हो रही है और पहले ऐसी नहीं थी। डीमन शॉक में आ जाती है। एक बच्चा उसे छू कैसे सकता है? सियान कामली याद दिलाता है ये सॉर्ड उसकी है। वो रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, फिर अचानक फ्रीज हो जाती है। वो कुछ महसूस करती है। वो पूछती है, क्या वो सक्सेसर है? उसके अंदर एरू की प्रेजेंस क्यों है? सियान रिपीट करता है, ये सॉर्ड उसकी है। उसने एरू की लेगेसी इनहेरिट की है और अब उसे अपने नए मास्टर के सामने झुकना होगा। वो मानने से इनकार करती है और अटैक कर देती है। सियान साय करता है। उसे समझ आ जाता है बातें काम नहीं करेंगी। डिमोनिक वेपन्स का नेचर हमेशा एक ही होता है, यूजर का बॉडी क्लेम करना। इसीलिए वो कॉन्वर्सेशन खत्म करता है, उंगली स्नैप करता है और उसका सिर सीधा टेम्पल फ्लोर में दे मारता है। वो वार्निंग देता है, अभी सबमिट कर ले वरना चीजें और गंदी होंगी। वो गुस्से में ग्राउल करती है तो सियान और प्रेशर डालता है, उसे और जमीन में दबा देता है। आखिरकार प्रेशर काम कर जाता है। वो टूट जाती है और फाइनली उसे मास्टर कहकर बुलाती है। काम हो जाता है। सियान डिसाइड करता है अब वापस जाने का टाइम आ गया है। वो काफी देर से बाहर था। कैरीन एक्साइटमेंट से ऑलमोस्ट गुनगुना रही होती है, इतने टाइम बाद ओपन एयर महसूस करने के लिए। वो उसका नाम पूछती है। नाम सुनकर वो आईब्रो उठा लेती है। इतने सारे लोगों में से एरू ने ऐसे बच्चे को क्यों चुना जिसका नाम उसने कभी सुना नहीं था? सियान जवाब देता है, उसे पिछली जिंदगी में चुना गया था। वो पहले ही एक बार मर चुका है। चलते हुए वो ड्यूरेंट डार्क के पास से गुजरता है और उसे देखता रहता है। वो कहता है उसे थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, उसका असली ओनर अभी 2 दशक बाद आएगा। कैरीन अभी भी कन्विंस्ड नहीं होती रीइंकार्नेशन वाली बात से, तो सियान ड्यूरेंट डार्क का हिल्ट तोड़ देता है। वो शॉक में पूछती है, ये क्या कर रहा है? सियान कहता है, फ्यूचर को और इंटरेस्टिंग बनाना। जब कार्ट अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचता है, हमारा एमसी फाइनली नीचे उतरता है। वो अभी भी बिलीव नहीं कर पाता कि ये मोमेंट सच में आ चुका है। ड्यूक पहले से ही वहां खड़ा था, अपने नाइट्स के साथ। उसका फादर पास आता है और सीधा पूछता है, क्या तुम सच में बैटल फ्रंट जाने का डिसीजन ले चुके हो? अगर अभी भी वापस मुड़ना चाहो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। सियान बिना हिचकिचाए स्ट्रॉन्ग नॉड करता है। वो कहता है कि उसे अपने चुने हुए रास्ते पर पूरा भरोसा है। ड्यूक इल्किन की तरफ मुड़ता है और उसे स्क्रोल एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। नाइट स्क्रोल को हवा में उछालता है, मैजिक फ्लेयर होती है और समन्ड लाइट से एक हेल हाउंड निकल आता है। ये उसका ट्रायल है,
एक टेस्ट जो उसकी वर्थ जज करेगा। ये क्रीचर्स लैमा वैली से आने वाले लो टियर डीमोनिक बीस्ट्स होते हैं। सियान तुरंत स्टांस ले लेता है। उसकी आंखें दुश्मन पर लॉक हो जाती हैं। दूर से उसका फादर याद दिलाता है उसके एक्शंस का वेट होता है। अगर वो ये चाहता है तो उसे अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करनी होगी और टेस्ट पास करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कुछ दिन पहले सियान यूलेन के पास गया था एक ड्यूल की रिक्वेस्ट के साथ। उसे कुछ रियल चाहिए था। हवा में स्वॉर्ड घुमाकर ट्रेनिंग अब काम नहीं आ रही थी। वो जानना चाहता था कि एक असली फाइट कैसा फील होता है। नाइट ने कहा कि उसे अपनी एज के बच्चों के साथ स्पार करना चाहिए, जैसे क्रैन। लेकिन जब भी वो आता, क्रैन भाग जाता। फिर भी यूलेन फुल्ली कन्विंस्ड नहीं था। उसके डाउट्स थे, लेकिन आखिरकार वो मान गया, एक कंडीशन पर। वो सिर्फ शीत का यूज करेगा और सिर्फ डिफेंस में रहेगा। सियान ने टर्म्स मान लिए और एक और रिक्वेस्ट ऐड की, जो भी हो उस दिन की बात ड्यूक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यूलेन कुछ बोल पाता उससे पहले ही सियान फुल फोर्स के साथ चार्ज कर गया। अटैक ब्लॉक हो गया, लेकिन उसके वेट ने यूलेन को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक 10 साल के बच्चे का ब्लेड इतना हैवी हिट करेगा। सियान लगातार सर्कल करता रहा, इतनी तेज मूवमेंट के साथ कि ब्लर होने लगी। यूलेन सिर्फ उसे ट्रैक करने में ही स्ट्रगल कर रहा था। फिर पीछे से एक हाई स्लैश आया। नाइट ने पैरी किया, लेकिन सांस लेने का भी टाइम नहीं मिला। एक के बाद एक स्ट्राइक्स बारिश की तरह गिरने लगे। हर हिट फुल एफर्ट के साथ आ रही थी। यूलेन मुश्किल से सब ब्लॉक कर पाया। आखिरकार सियान रुक जाता है। जैसे एक्सपेक्टेड था, वो अभी जीतने के लिए रेडी नहीं था। फिर भी वो यूलेन को फाइट के लिए थैंक यू करता है और वहां से चला जाता है। नाइट वहीं खड़ा रह जाता है शॉक में। वो फ्रेजाइल सा नोबल लड़का जिसे वो जानता था, बहुत तेज बदल चुका था। इसलिए अब जब वो हेल हाउंड के सामने खड़ा है, यूलेन को यकीन है कि ये बीस्ट्स उसके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेंगे। हेल हाउंड अटैक करता है। सियान क्लीनली डॉज करता है। चाहे वो कितना भी ग्रो कर चुका हो, ऐसे बीस्ट का सामना करना अभी भी उसकी लिमिट पुश करता है। इसलिए उसे फाइट जल्दी खत्म करनी होती है। अगली बार जब बीस्ट लंच करता है, सियान साइड स्टेप करता है और अपनी ब्लेड सीधा उसके थ्रॉट से होते हुए ब्रेन तक घुसा देता है। हेल हाउंड तुरंत गिर जाता है। जैसे ही खून बहने लगता है, सियान एक रैंडम थॉट सोचता है, इसका थोड़ा ब्लड बॉटल करना कितना फन होता। लेकिन लोग देख लेते तो पक्का फ्रीक आउट कर जाते। उसका फादर ताली बजाता है, इम्प्रेस्ड। टेस्ट खत्म हो चुका होता है, वो पास हो गया। ड्यूक कहता है कि वो फ्रंट लाइंस पर फिर मिलेंगे। स्वॉर्ड से कारा की आवाज आती है, पूछती है कि उसने उसे यूज क्यों नहीं किया। उसे पूरी तरह जागने के लिए ब्लड चाहिए। सियान उसे रीअश्योर करता है, जल्द ही वो उसे अपनी पूरी मर्जी से यूज करेगा। बैटल फ्रंट पर एक मैसिव ओगर फ्रंट रैंक्स को चीर रहा होता है। ड्यूक तेज आवाज में कमांड देता है, डिफेंस लाइन स्ट्रॉन्ग करो और ओगर को तुरंत एलिमिनेट करो। मैजिकल अटैक्स का बराज उस क्रीचर पर बरसा दिया जाता है। बाइंडिंग स्पेल्स उसके अराउंड टाइट हो जाते हैं। आर्केन चेन्स उसकी मूवमेंट लॉक कर देती हैं। जैसे ही बीस्ट इमोबिलाइज होता है, मेन फोर्स उसे फिनिश करने के लिए चार्ज करती है। दूर से सियान और उसकी मेड क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं। मेड फूट फूट कर रोने लगती है और पूछती है वो ऐसी जगह पर रहने की जिद क्यों करता है। सियान कहता है उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। सच कहूं तो ये जगह उसे नॉस्टैल्जिक सी लगती है। ड्यूक पास आता है और पूछता है फ्रंट लाइंस पर पहली बार खड़े होने का क्या फील हो रहा है। सियान कहता है थोड़ा नर्वस लग रहा है। इस पर उसका फादर याद दिलाता है, मौत कहीं भी कभी भी आ सकती है, इसलिए अलर्ट रहना नॉन नेगोशिएबल है। सियान नॉट करता है, वार्निंग के लिए थैंक यू करता है। वैसे भी ऐसे सीन्स यहाँ कॉमन होते हैं। रोज 3-4 फुल स्केल बैटल्स होती हैं। हर बैटल के साथ एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल होता है डीमंस को हराने का। एडवांस्ड नाइट्स फोर्स का बैकबोन होते हैं। जो भी मॉन्स्टर लाइन तोड़ने की कोशिश करता है, उसे वहीं रोक देते हैं। बैटल के बाद सियान अपने असाइन टेंट में वापस जाता है। ये टेंट फ्रंट से काफी पीछे सबसे सेफ सेक्टर में होता है, लेकिन यहाँ के गार्ड्स ऑर्डर्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इस वजह से वो कारुम को समन नहीं कर सकता। उसे डिनर तक वेट करना होगा बाहर जाकर ट्रेनिंग करने के लिए। वो कारुम को कांपते हुए देखता है और पूछता है वो क्या कर रही है। वो ड्यूक की वार्निंग रिपीट करती है। सियान कहता है वो अपना सामान पैक करे और कासल वापस चली जाए। वो चिल्ला पड़ती है, वो उसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। उसके बिना वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगा। अगर वो अचानक गायब हो गई तो उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। वो टेंट से बाहर निकलते हुए कहती है अब खाना खाने का टाइम हो गया है। सियान को पसंद नहीं आता जिस तरह से वो उसे ट्रीट करती है, लेकिन वो बात छोड़ देता है। रात को जब सब सो जाते हैं, वो अपनी ब्लैंकेट के नीचे एक प्लश डॉल रख देता है ताकि एब्सेंस कवर हो जाए। वो पूछती है क्या वो ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। सियान नॉड करता है। वो उसकी डेडिकेशन की तारीफ करती है और कहती है ड्यूक उसे देखकर प्राउड होता। सियान खुद को एक्सक्यूज करता है और कहता है वो यहाँ का ध्यान रखे और उसकी एब्सेंस सीक्रेट रखे।
रात में पेट्रोल ज्यादा टाइट होते हैं, लेकिन लोग बिजी भी होते हैं। यही बेस्ट विंडो है। सियान फॉग मैजिक का क्लोक बना लेता है और अननोटिस्ड निकल जाता है। उसे याद आता है कि ये जगह अभी भी मॉन्स्टर्स से भरी होनी चाहिए, कारुम के लिए परफेक्ट ग्राउंड। कारुम हवा में खून की हैवी स्मेल महसूस करती है और एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे बीस्ट्स काटने दे। सियान हाउंड पैक में घुस जाता है, फॉग असॉल्ट के साथ स्वीप करता हुआ बिना रुके सबको चीर देता है। वो मरे हुए हाउंड्स का ब्लड कलेक्ट करता है और उसे पी लेता है। इससे उसकी मैना और बॉडी रिचार्ज होती है और कारुम को भी पावर मिलती है स्ट्रांग होने के लिए। कारुम इम्पेशेंट हो जाती है और पूछती है कितने और बीस्ट्स मारने पड़ेंगे गोल अचीव करने के लिए। सियान कहता है वो पूरी रात यहीं ट्रेन करेंगे, ये एरिया और मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करता रहेगा। दूसरी तरफ फ्रंट लाइंस के पार नाइट्स का एक ग्रुप माउंटेन पाथ से एक रॉयल कॉन्वॉय एस्कॉर्ट कर रहा होता है। कार्ट के अंदर बैठी मेड एक यंग गर्ल से कहती है बैटलफील्ड पर जाना बहुत डेंजरस है और वापस मुड़ना सेफर रहेगा। लड़की अपनी ग्लूमी लुक और स्मग टोन में वार्निंग देती है, बच्ची की तरह ट्रीट मत करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो सपोजिडली एम्पायर की नेक्स्ट एयर है। मेड तुरंत माफी मांगती है ओवरस्टेप करने की। थकान अचानक से ट्रक की तरह हिट करती है और वो उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाता है। वो हल्की सी मुस्कान के साथ सोचती है, ये अभी भी बस एक बच्चा ही तो है। अगली सुबह वो एकेडमी वापस चली जाती है और वो अपने बॉडी ट्रेनिंग में लग जाता है। वो मुश्किल से 10 पुशअप्स भी नहीं लगा पाता। अभी भी कमजोर है और स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत हर दिन और ज्यादा तेज हो रही है। पिछले 2 हफ्तों से वो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लगा हुआ है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। उसे अपनी पुरानी स्ट्रेंथ याद आती है। उसे कुछ चाहिए, कुछ भी जो काम करे। जब वो इसी सोच में डूब रहा होता है, तब मेड अंदर आती है एक मैसेज के साथ। उसकी बहन की तरफ से एक पैकेज आया होता है। अंदर होती है हेल हाउंड के ब्लड की बॉटल, वही चीज जो उसने खुद मंगा था। लामिया वैली का एक रेयर मटेरियल, एक डिमोनिक बीस्ट का खून जो अपनी गंदी स्मेल और जलती हुई टेस्ट के लिए मशहूर है। लोग कहते हैं ये जहरीला होता है, लेकिन एक्सपीरियंस से वो जानता है कि सच कुछ और ही है। ये परमानेंटली माना और फिजिकल पावर को बूस्ट करता है। मेड डर जाती है और पूछती है क्या वो सच में ये पीने वाला है। वो कंधे उचकाकर कहता है इसके खाने के बाद ये तो चाय जैसा ही है, और पूरी बॉटल एक ही बार में पी जाता है। गर्मी और पावर का रश उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है। फिर वो कहता है कि वो थोड़ा वॉक के लिए जा रहा है। वो उस जगह जाता है जो उसे अपनी पिछली जिंदगी से अच्छी तरह याद है। वो 2 हफ्तों से इसी मोमेंट का वेट कर रहा था जब आए आसपास ना हो रिपोर्ट करने के लिए। कई साल पहले एशल को लुमिनल लाइट के गॉड से एक डिवाइन रेवलेशन मिला था। उसमें एक एंशिएंट टेम्पल का जिक्र था जो पहाड़ों में छिपा हुआ है। उस वक्त उसने भरोसा नहीं किया था, लेकिन बाद में वो जगह सच निकली। एक ऐसी जगह जहां माना बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में जमा होता है। इस टाइमलाइन में वो प्रोफेसी अभी हुई ही नहीं है। सिर्फ वही जानता है कि ये जगह एग्जिस्ट करती है। वो झुककर जमीन को महसूस करता है जहां माना घना होता जा रहा होता है। फिर वो अपना मैजिक चैनल करता है और टेम्पल का एंट्रेंस धीरे धीरे खुलने लगता है। वो टेम्पल के अंदर कदम रखता है और तुरंत महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। ये जगह बिल्कुल वैसी नहीं लग रही जैसे पहले थी। ये कभी लुमिनल को समर्पित एक श्राइन हुआ करता था, लेकिन डीमन गॉड वॉर के दौरान इसका पूरा इतिहास मिटा दिया गया था 300 साल पहले। वो रूइंस के अंदर और गहरा जाता है और उसकी नजर एक चमकती हुई रोशनी पर टिक जाती है। एक तलवार, टेम्पल का कोर। 999 बीएफ में फाउंडेशन के पहले इंसानियत ने आखिरकार डीमन किंग की आर्मी को वेलिस से भगा दिया था। डीमंस की पावर इंसानों से काफी ज्यादा थी, लेकिन इंसानों को बचाव मिला एंशिएंट रेलिक्स से, जिन्हें गॉड्स वेपनरी कहा जाता था। इनमें से एक थी ड्यूरन डार्क, एक सेक्रेड ब्लेड जो खुद लुमिनल ने ब्लेस की थी। इसी तलवार को इस जंग जीतने का सबसे बड़ा रीजन माना गया, और फ्यूचर में यही तलवार उसकी मौत का भी सबब बनेगी। जब वर्ट एशल इसका हैंडल पकड़ता है तो जैसे एक्सपेक्टेड था कोई रिएक्शन नहीं होता। वो बिना हैरानी के वापस मुड़ जाता है। एक पुरानी लेजेंड है, तलवार की रोशनी से आगे बढ़ने पर एक अजीब सा शैडो दिखाई देता है। पहली नजर में लगता है जैसे तलवार का शैडो हो, लेकिन असल में ये शैडो नहीं होता। जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी होता है, और ये अंधेरा एक छिपा हुआ पैसेज होता है। ऑल्टर के पीछे छिपा हुआ एक सीक्रेट चेंबर तक ले जाता हुआ वो अंदर जाता है और बीच में रखी एक और तलवार देखता है। उसकी आंखें नर्म पड़ जाती हैं, जैसे किसी पुराने दोस्त से दोबारा मिल रहा हो। ये वही तलवार है उसकी पिछली जिंदगी वाली। वो आगे बढ़ता है, हैंडल पकड़ता है और उसका नाम लेता है काउम। तलवार तुरंत सबमिट कर जाती है। वो कुछ स्विंग्स लेता है, लेकिन जो मैजिक पहले इसमें था वो अभी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा।
ये अभी हाइबरनेशन में है। फिर भी इसे दोबारा पाकर उसे एक अजीब सी खुशी होती है। तब अचानक एक आवाज गूंजती है, पूछती है क्या उसे सच में बिल्कुल डर नहीं लगता? क्या उसे पता है इसका मतलब क्या है, उस डीमन को जगाना जो इस तलवार में सील्ड है? वो कहती है अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, और उसका बॉडी छीनने के लिए झगड़ती है। लेकिन वो उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है वो बहुत रेकलेस हो रही है। ये पहले वाली कारुम जैसी नहीं है। डीमन हिल जाती है। एक बच्चा उसे कैसे छू सकता है? वो शांत आवाज में याद दिलाता है ये तलवार मेरी है। वो रेजिस्ट करती है, फिर अचानक फ्रीज हो जाती है। वो कुछ महसूस करती है, पूछती है क्या तुम सक्सेसर हो? तुम में एरू की प्रेजेंस क्यों है? वो फिर रिपीट करता है ये तलवार मेरी है। मैंने एरू की लेगेसी इनहेरिट की है। तुम्हें अपने नए मास्टर के सामने झुकना होगा। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का एपिसोड। वर्ट ने सिर्फ डीमन ब्लड और तलवार नहीं पाई, बल्कि अपनी ताकत का एक और सच भी जान लिया। लेकिन सवाल यह है, जब उसके फादर को शक हो चुका है और बैटलफील्ड पर कुछ और ही चल रहा है, क्या वर्ट अपना राज छुपा पाएगा? अगर आप चाहते हो इसका नेक्स्ट पार्ट, तो वीडियो को लाइक करो, एनिमे लॉर्ड हिंदी को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डार्क ट्विस्ट के साथ। जय हो एनिमे की।